जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। दोस्तों, ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट और जिन भी स्टूडेंट का ज्योग्राफी डोमेन पेपर है, आज का ये वीडियो उन्हीं सभी छात्रों के लिए होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ज्योग्राफी से सीयूईटी एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उसी से संबंधित यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूईटी एग्जाम को यदि आप पास नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों, ये जो सीयूईटी का एग्जाम है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फुल है। तो आपको ये एग्जाम को पास करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी से टोटल आपको वहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, चैप्टर की बात करें दोस्तों, आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में बात करें तो टोटल वहाँ पे 2 बुक पढ़ना है। ठीक है, मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत और दूसरा बुक है दोस्तों भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो दोनों बुक मिलाकर दोस्तों आपका टोटल 22 चैप्टर हो जाता है। तो 22 चैप्टर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि सीयूईटी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो अब देखना क्या कि दोस्तों, यहाँ पे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आपको देखना क्या कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, दोस्तों, आपके जो सीयूईटी एग्जाम होगा, ये आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होगा और पास करना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलएनसी सैंपल द्वारा दी गई। दोस्तों, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी ये जो इनमें से कौन सा परिभाषा है जो कि एलएनसी सैंपल के द्वारा दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये जो एलएनसी सैंपल है ये एक यूएसए की भूगोल वेता थी। ठीक है, ये जो यूएसए की भूगोल वेता थे और ये फ्रेडरिक रेजियल की सीसे थी। तो यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मानव भूगोल अस्थिर, पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो कथन है वो कुमारी एलएनसी सैंपल के द्वारा दिया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एलएनसी सैंपल है ये कहाँ की रहने वाली थी, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपका सीयूईटी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। दोस्तों, आपको बताना इनमें से कौन सा जो है जो कि भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दूसरा को जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ये जो दोस्तों ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। बाकी ये जो तीनों दोस्तों ये भूगोल के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्रोत है जिससे हमें कोई भी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। तो यात्रियों के विवरण से हमें काफी ज्यादा सूचना प्राप्त होती है, प्राचीन मानचित्र से भी सूचनाएं प्राप्त होती है। बट ये जो प्राचीन महाकाव्य है दोस्तों ये हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इससे हमें कोई भी सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन के मुताबिक वहां पे देखना है, ऑप्शन के मुताबिक कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं। दोस्तों, आपको बताएं इनमें से कौन सा जो है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं। ठीक है, ये जो क्षेत्रीय विभिन्नता है ये भी मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिए गए स्थानिक संगठन, तो ये भी मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति, तो दोस्तों ये जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अंतर क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पांचवा का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके बिना जो मानव है कोई भी विकास नहीं कर सकता है। तो प्रौद्योगिकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल हो जाती है। ठीक है, छठा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही बताता है। दोस्तों, जो इनमें से कौन सा कथन जो कि अग्नि की खोज हुआ जिसके बारे में हमें सही जानकारी देता है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। दोस्तों, जब पत्थर और पत्थर में घर्षण हुआ तो अग्नि का खोज हुआ। ठीक है, तो ये हमारे लिए सही जानकारी बताता है। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आज आपको इनमें से कौन सा जो उपक्षेत्र है जो कि राजनीतिक भूगोल का अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, ये निर्वाचन भूगोल है ये भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। सैन्य भूगोल की बात करें तो ये भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। बट ये जो ऐतिहासिक भूगोल है दोस्तों ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट आंसर होगा ऐतिहासिक भूगोल। अगले 8 में क्या पूछा गया दोस्तों जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में सही है। आपको इनमें से कौन सा कथन जो कि प्रौद्योगिकी के बारे में हमें सही जानकारी देते हैं। तो प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया कि मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद का विचार निम्न में से
किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों ये जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है ये जो है वो कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों नवनिश्चयवाद की बात करें तो ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ग्रिफिथ टेलर है ये कहाँ के भूगोलवेत्ता था, कई पर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये एक यूएसए भूगोलवेत्ता था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये जो नवनिश्चयवाद है इसका जनक किसे कहा था, तो ग्रिफिथ टेलर को ही दोस्तों नवनिश्चयवाद का जनक कहा था। ठीक है, बात करें एलन सैंपल, तो दोस्तों ये जो एलन सैंपल है ये भी यूएसए की भूगोलवेत्ता थी और ये फ्रेडरिक रेडजेल की स्थिति थी। बात करें रेडजेल की, तो दोस्तों ये जो मानव भूगोल का पिता जो है वो रेडजेल को कहा जाता है और ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। हमबोल्ट की बात है दोस्तों, जो हमबोल्ट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां में क्या पूछा गया दोस्तों कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वालों जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता की है। दोस्तों ये जो परिभाषा दिया गया ये कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, दोस्तों ये जो परिभाषा है ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी राइट, विडाल डी लाब्लास यानी पाल विडाल डी लाब्लास के द्वारा ये कथन दिया गया। दोस्तों विडाल डी लाब्लास की बात करें तो इन्हें दोस्तों संभववाद विचारधारा का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संभववाद विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी लाब्लास। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो ये जो विडाल डी लाब्लास है ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, अगले 11 में क्या पूछा गया कि आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है, यानी आपको बताएं इनमें से कौन सा जो है जो कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल नहीं। तो संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है, उद्योग भूगोल भी आता है, कृषि भूगोल भी आता है, बट ये जो पर्यावरण भूगोल है दोस्तों ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जो कि काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ। ठीक है दोस्तों, जब चौराहे यानी ट्रैफिक पर जब लाल बत्ती जलता है तो ये कौन सा चीज को हमें बताता है। ठीक है, तो दोस्तों जब चौराहे पर लाल बत्ती जलता है तो ये हमें रुकने के लिए बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि बात करें चौराहे पर जब येलो लाइट जलता है तो ये हमें क्या बताता है, तो तैयार रहने के लिए। ठीक है, रेडी रहने के लिए। जब ग्रीन जलता है दोस्तों तो ये बोलता है जाने के लिए। ठीक है, तो जाने का उद्देश्य देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला 13 में क्या पूछा गया कि मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर दोस्तों प्रवास। इसका संबंध जो है वो प्रवास से नहीं। दोस्तों आवासन की बात करें तो मानव के लिए आवास भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और शिक्षा भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट ये प्रवास देखा जाए इन सभी ऑप्शन के अनुसार तो प्रवास उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय। दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि जो रुको और जाओ है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी की संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटना से मुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रुको और जाओ है किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो कि यूएसए भूगोलवेत्ता था। ठीक है, जिन्हें नवनिश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण निश्चयवाद से संबंधित नहीं। दोस्तों आपको बताएं इनमें से कौन सा कथन जो कि मानव का प्रकृतिकरण और निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, दोस्तों 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नियतिवाद विचारधारा के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों तो नियतिवाद में दोस्तों प्रकृति को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता था। ठीक है, बट वहीं देखा जाए संभववाद विचारधारा में तो संभववाद में मानव को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता था। नियतिवाद की बात करें तो नियतिवाद विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को दोस्तों नियतिवाद विचारधारा का जनक कहा जाता है। वहीं संभववाद विचारधारा की बात करें तो संभववाद विचारधारा का जो जनक है वो विडाल डी लाब्लास को माना जाता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों ये जो परिभाषा है ये फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा फ्रेडरिक रेडजेल। दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल की बात करें तो दोस्तों ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्हें दोस्तों नियतिवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नियतिवाद है इसका जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को जो है दोस्तों वो नियतिवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। इसका उदाहरण दोस्तों मानव जो है वो किसी भी संसाधन का विकास करने के लिए जब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तभी कर पाए। तो ये जो है वो इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट पहला जो है ऑप्शन दिए वायु की गति के नियम, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। डीएनए तथा अनुवांशिक के रहस्यों की समझ, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, घर्षण तथा उष्मा की संकल्पना यानी आग की खोज, तो ये भी सही हो जाएगा। आने ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, 18 क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से, यानी आपको इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता का जो संबंध है वो संभववाद विचारधारा से है। ठीक है, दोस्तों बात करें इमैनुअल कांट तो इनका जो संबंध है वो नियतिवाद से, रेडजेल का भी संबंध नियतिवाद से, रिटर का भी संबंध नियतिवाद है, बट ये जो विडाल डी लाब्लास है इनका जो संबंध है वो संभववाद विचारधारा से है और संभववाद का जनक जो है वो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, विडाल डी लाब्लास को।
19 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं, उपागम नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना इनमें से कौन सा जो है जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ प्रकृति का मानवीकरण ये जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं, आने ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कथन है दोस्तों ये निश्चयवाद से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, निश्चयवाद। निश्चयवाद में दोस्तों मानव जो प्रकृति को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता है, वही संभववाद में मानव को सबसे अधिक शक्तिशाली संसाधन माना जाता है। और नियतिवाद के अनुसार देखा जाए तो प्रकृति की पहले पूजा की जाती थी, प्रकृति की बात सुनते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था। दोस्तों आरंभिक उपनिवेश में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अन्वेषण और विवरण काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, आने आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा जो शाखा है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बात करें जनसंख्या भूगोल, तो ये जो जनसंख्या भूगोल इनका भी संबंध है। नगरीय भूगोल इसका भी संबंध, आवास भूगोल, बट ये जो समुद्री विज्ञान है इसका संबंध मानव भूगोल से नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की समय अवधि। दोस्तों जो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद की समय अवधि ये कब है, तो 1990 के दशक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990 के दशक। ठीक है, 24 क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी स्थानिक संगठन। ठीक है, स्थानिक संगठन सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो दोस्तों ये कोई भी प्रदेश है किसी भी प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है, इसको समझने के लिए कौन सा उपागम जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, तो क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विभेदन। 26 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो रुको और जाओ है ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था और ग्रिफिथ टेलर को दोस्तों नव निश्चयवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नव निश्चयवाद विचारधारा को जो है वो रुको और जाओ की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रुको और जाओ किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ के भूगोल लेता थे, तो यूएसए के भूगोल लेता थे। ठीक है, संभववाद की बात करें तो ये जो संभववाद विचारधारा का जो जनक है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, तो संभववाद को आप सभी को पता होगा दोस्तों विडाल डिलाब्लास को जो है वो संभववाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, 27 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध डैश से था। 27 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी लोगों के सामाजिक कल्याण से। इसका जो संबंध किससे है, तो लोगों के सामाजिक कल्याण से। 28 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव भूगोल की आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने डैश के सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, जो मानव भूगोल की आमूलवादी जो रेडिकल विचारधारा है इसका जो संबंध है किसने किया, तो 28 का जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स या फिर कार्ल मार्क्स सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। दोस्तों आपको बताएं इनमें से कौन सा जो है जो कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है, पहला दिया गया लिंग भूगोल। तो दोस्तों ये जो लिंग भूगोल है ये किसका उपक्षेत्र है, तो 29 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन में पहला हो जाएगा लिंग भूगोल। ठीक है, लिंग भूगोल का जो संबंध है वो सामाजिक भूगोल से। सैन्य भूगोल की बात करें तो सैन्य भूगोल का जो संबंध है दोस्तों वो राजनीतिक भूगोल से। जनसंख्या भूगोल की बात करें तो जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो सामाजिक भूगोल से। वहीं कृषि भूगोल का बात करें तो कृषि भूगोल का जो संबंध है वो आर्थिक भूगोल से। ठीक है, 30 क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। आने आपको बताना इनमें से कौन सा जो दोस्तों जो आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये और सी दोनों यानी संसाधन भूगोल और सी में दिए गए पर्यटन भूगोल ये सभी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला 31 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम टोटल 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही जान रहे थे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आप सीईटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना दोस्तों। डोमेन पेपर में बात करें, डोमेन पेपर में आपको चैप्टर पर चैप्टर क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, और वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।